वेलकम बैक टू आवर लाइव सेशन, है ना। सो गाइस, लास्ट क्लास में हम स्केड्यूलिंग कर रहे थे, है ना। हमने कौन सी स्केड्यूलिंग करी थी? राउंड रॉबिन, ठीक है। राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग हमने लास्ट क्लास में की थी। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं हमारा, देखो ये भी चेक करवा दो इस बार ऑडियो वीडियो। राउंड रॉबिन की थी जिसमें क्या होता है, टाइम स्लाइस, है ना। सारा काम किसके अंदर होता है? मेरा टाइम स्लाइस के अंदर मेरा काम होता है, ठीक है। हर एक प्रोसेस को फिक्स टाइम स्लाइस एलोकेट होती है, उतने में उसको काम करना होता है। अगर काम कंप्लीट नहीं होता है तो वापस से रेडी क्यू में आके लग जाता है, ठीक है। तो देखो राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग है ना, किसके थ्रू इम्प्लीमेंट होती है? प्रायोरिटी क्यू, है ना। ये भी चीज़ हमको ध्यान रखनी है। is implemented using priority queue. Round robin scheduling is implemented using what? Priority queue, है ना। priority queue के थ्रू इम्प्लीमेंट होती है। ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। और हमेशा क्या होगी? प्रिमिटिव होगी नेचर के अंदर, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग इज ऑलवेज व्हाट? प्रिमिटिव इन नेचर, ठीक है ना। राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग इज ऑलवेज इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग प्रायोरिटी क्यू। और कुछ पॉइंट्स हैं इसके, है ना, वो भी लिख लेते हैं हम। ऑलवेज प्रिमिटिव इन नेचर, है ना। ऑलवेज दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो मैं दूसरे कलर से लिख दूँगी, नो इश्यूज एट ऑल। ऑलवेज प्रिमिटिव इन नेचर, है ना। कभी नॉन प्रिमिशन की तरह काम नहीं कर सकती। हमेशा ही प्रोसेस से सीपीयू को हमको लेना पड़ेगा, उसकी टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाएगी, है ना। अगर प्रोसेस से सीपीयू नहीं लेंगे तो कोई फायदा ही नहीं है फिर तो राउंड रॉबिन करवाने का, टाइम स्लाइस एलोकेट करने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो प्रिमिशन तो हमेशा होगा ही होगा, है ना। प्रिम्ट करवाना ही पड़ेगा। टाइम स्लाइस एक्सपायर नहीं हो गई तो वापस से रेडी क्यू में आके उसको लगना पड़ेगा, है ना। रनिंग क्यू में नहीं रह सकता वो, ना वो वेट क्यू में रह सकता, उसको रेडी क्यू में ही वापस जाके लगना पड़ेगा, ठीक है। तो राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग प्रायोरिटी क्यू, सॉरी प्रायोरिटी क्यू नहीं, सर्कुलर क्यू, वे सॉरी सॉरी सॉरी। राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग सर्कुलर क्यू। किसके लिए बेस्ट है? इंटरैक्टिव प्रोसेसेस के लिए, है ना। बेस्ट फॉर इंटरैक्टिव प्रोसेसेस, ठीक है ना। इसमें जो रेडी क्यू होती है ना, सर्कुलर क्यू होती है ना। राउंड रॉबिन की जो रेडी क्यू होती है ना, वो किसकी तरह काम करती है? सर्कुलर क्यू, ठीक है। सर्कुलर क्यू कैसी होगी? मान लीजिए ये P1 है, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है ना। इनका नंबर खत्म हो गया, वापस से लाइन में जाके कौन लग जाएगा? P1, है ना। देखो P1, P2,
P3 नंबर चला गया, वापस से लाइन में जाके कौन लग जाएगा, P1 P2 P3 वापस, है ना। इस तरीके से सर्कुलर मैनर में क्या होगी, रेडी क्यू इम्प्लीमेंट होगी, तो एक तरीके से कैसे हो जाएगी वो, सर्कुलर क्यू की जैसी हो जाएगी, ठीक है। डिसएडवांटेजेस देखो लिख लेते हैं हम थोड़े, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या, किसकी डिसएडवांटेजेस, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, है ना, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। डिसएडवांटेजेस हम पढ़ रहे हैं, और तो देखो क्या डिसएडवांटेजेस, स्टारवेशन होगा, है ना, स्टारवेशन मतलब बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, किनको, मैंने बताया था, देखो अपन ने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, तो जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा था उसको सबसे ज़्यादा वेट करना पड़ रहा था, ठीक है। तो जिसका जितना बड़ा बर्स्ट टाइम होगा ना, उसको उतनी बार रेडी क्यू में वापस लगना पड़ेगा और अपना एग्जीक्यूशन टुकड़ों में करवाना पड़ेगा, है ना। तो उतने ही टुकड़ों में उसका एग्जीक्यूशन होगा, तो उसको टाइम, उसका वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो स्टारवेशन होगा फॉर प्रोसेसेस विथ क्या, लार्जर बर्स्ट टाइम, है ना, जिनका ज़्यादा बर्स्ट टाइम होगा, है ना, जिसका ज़्यादा बर्स्ट टाइम है उसके लिए क्या हो जाएगा, स्टारवेशन, है ना। उनको साइकिल क्या करनी पड़ेगी, बहुत बार रिपीट करनी पड़ेगी, इसलिए उनका क्या हो जाएगा, है ना। प्रायोरिटी वगैरह हम सेट नहीं कर सकते, तो मेन तो क्या है इसका डिसएडवांटेज, स्टारवेशन, है ना, स्टारवेशन। एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है इसकी, बेस्ट एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, है ना, बेस्ट एवरेज रिस्पॉन्स बेस्ट एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। है ना, ये कुछ चीज़ें हैं हमको ध्यान रखनी है राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग के बारे में। बाकी अब देखो मैं आपको अभी पढ़ाने वाली हूँ प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग भी अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ क्राइटेरिया है हम वो भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। अब देखो प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग क्या होती है, ईच प्रोसेस इज असाइंड सम प्रायोरिटी, ईच प्रोसेस इज असाइंड अ प्रायोरिटी वैल्यू बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया सच एज मेमोरी रिक्वायरमेंट्स, टाइम रिक्वायरमेंट और कोई भी रिसोर्स की जो नीड होती है, ठीक है ना। मतलब मान लीजिए कोई भी प्रोसेस एक अर्जेंसी के साथ आता है ना, कि भाई इमरजेंसी है, मुझे पहले एग्जीक्यूट करवाओ, ठीक है। जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं ना इमरजेंसी के साथ आते हैं, तो डॉक्टर अच्छा खासा देख रहा होता है, बाकी के पेशेंट्स को छोड़ छाड़ के पहले उस पेशेंट को जाके देखता है ना। वैसे ही कंप्यूटर की भाषा में, ऑपरेटिंग सिस्टम की भाषा में हम प्रायोरिटी उसको बोलते हैं कि जिसका एग्जीक्यूशन बाकियों से इम्पॉर्टेंट है होना, है ना, जिसका काम होना क्या है बाकी प्रोसेसेस के काम होने से ज़्यादा
ज़रूरी है, तो वैसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, प्रायोरिटी प्रोसेस, है ना। और कैसे पता चलेगा कि किस प्रोसेस की प्रायोरिटी ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे एक और कॉलम ऐड हो जाएगा, एक्स्ट्रा प्रायोरिटी कॉलम, है ना। एक वैल्यू गिवन होगी 10, 9, है ना, 1 to 10 में से कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, तो आपको बता देगा कि जिसका जितना कम नंबर है उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी है, फिर जिसका जितना ज़्यादा नंबर है उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी है ना, वो आपको स्पेसिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग दो तरह की होती है, नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, एक होती है प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। नॉन प्रिमिटिव में मान लीजिए प्रोसेसेस के साथ प्रायोरिटी बना दी गई मैंने, है ना, मैंने बता दिया कि इसकी प्रायोरिटी ये है, तो अच्छा खासा एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा थी, बट सिस्टम में एक और प्रोसेस आ जाता है तुरंत जिसकी प्रायोरिटी और भी ज़्यादा है, तो नॉन प्रिमिटिव में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अगर कोई प्रोसेस एक बार एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया तो उसके एग्जीक्यूशन के दौरान कोई भी बड़ा प्रोसेस आए, हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आए, उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन नहीं रुकेगा, उसका एग्जीक्यूशन होगा ही होगा, बाद में उस प्रोसेस का नंबर आ जाएगा, है ना, बाद में उसका नंबर आ जाएगा उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से, लेकिन पहले ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा, अगर कोई प्रोसेस नया आता है ना, इफ न्यू प्रोसेस विद अ हाई प्रायोरिटी अराइव्स, तो पुराने वाले से ले लिया जाएगा, है ना। अगर कोई नया प्रोसेस आ जाता है नई बड़ी हाई प्रायोरिटी के साथ, तो पहले से एग्जीक्यूट होते हुए प्रोसेस को रोका जाएगा और उस प्रायोरिटी वाले को एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। जबकि नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, प्रायोरिटी के हिसाब से हमने एक बार चूज कर लिया तो उसी को एग्जीक्यूट करवाते हैं, दूसरे को नहीं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन से हमको बेटर समझ में आएगा, चाहे वो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हो या चाहे से प्रायोरिटी प्रिमिटिव हो। प्रायोरिटी नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग पढ़ते हैं ना। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, कौन सी वाली, नॉन प्रिमिटिव, है ना। नॉन प्रिमिटिव, इसमें क्राइटेरिया क्या रहता है, क्राइटेरिया क्या रहता है प्रोसेस को सेलेक्ट करने का, प्रायोरिटी। क्या क्राइटेरिया है प्रोसेस को चूज करने का, प्रायोरिटी, है ना, प्रायोरिटी ही है जिससे हम डिसाइड करते हैं कि किस प्रोसेस को लेना है और किसको नहीं लेना। अब एक सवाल हम कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं कौन सी वो बना रही हूँ कॉलम, प्रायोरिटी कॉलम, है ना। प्रायोरिटी कॉलम मान लीजिए मैंने बना दिया किसी प्रोसेस के लिए, ये प्रोसेस की PID, ठीक है। मान लीजिए प्रोसेस का मैंने अराइवल टाइम बता दिया, एक मैं प्रोसेस का बर्स्ट टाइम, मतलब कितना CPU टाइम इसको एग्जैक्टली चाहिए, एक है प्रोसेस सिस्टम से कब निकला, ये हम निकालते हैं, है ना, ये हमको पहले से पता नहीं होता है। टर्न अराउंड टाइम, ये भी हम निकालते हैं, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास क्या होता है, एक वेटिंग टाइम, ये भी हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्राइटेरिया हम क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं जल्दी सी बना लेती हूँ टेबल, ठीक है। अब देखो प्रायोरिटी गिवन है यहाँ पे 5, 2, तो प्रायोरिटी कैसे गिवन होती है, नंबर की फॉर्म में, है ना, 7, 3, 4, है ना, दिस इज 7, है ना, 5, 2, 7, 3, 4। या तो देखो 2 का मतलब हो सकता है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, या 2 का मतलब हो सकता है सबसे लो प्रायोरिटी, है ना। तो प्रायोरिटी असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे भी हो सकती है। अब मैं आपको पहले बता दूंगी कि 5 का मतलब, 7 का मतलब तो हाई प्रायोरिटी है और 2 का मतलब लो है, मतलब जितना बड़ा नंबर उतनी बड़ी प्रायोरिटी, समझ में आया, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हाई, हाई, और इसका मतलब क्या है, लो। तो प्रायोरिटी के हिसाब से अगर हम अरेंज करते हैं, है ना, तो सबसे पहले नंबर किसका आएगा, 7 वाले का, ठीक है। फिर किसका आएगा, 5 का आएगा, थर्ड नंबर पे इसका आएगा, फोर्थ नंबर पे इसका आएगा और 5 नंबर पे इसका आएगा ना। सबसे पहले 7 को एग्जीक्यूट करूंगी, उसके बाद किसको, 5 को, 4 को, है ना,
डिसेंडिंग ऑर्डर में 7 5 4 3 2 डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रायोरिटी एग्जीक्यूट कर रही हूँ क्योंकि 7 की प्रायोरिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है, उसके बाद 5 की है ना। कैसे पता चला 7 की ज़्यादा है? ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन होगा कि 7 के साथ हाई लिखा हुआ होगा, है ना। इसका मतलब 7 की प्रायोरिटी क्या है, हाई है, और 2 की लो है। ये समझ में आया? अब देखो प्रोसेस कौन कौन से है मेरे पास, है ना। डिफरेंट डिफरेंट कलर से हम लिख लेते हैं। P1 है प्रोसेस, P2 है, P3 है, P4 है, और ये क्या है मेरे पास, P5। ठीक है, तो सबसे पहले आई विल एग्जीक्यूट विच P3, है ना। P3 को मैं एग्जीक्यूट कराऊंगी तो मैं क्या बना लेती हूँ, गैंट चार्ट बना लेती हूँ। देखो इसमें तो सिंपल सा एग्जीक्यूशन होगा, है ना, कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, ज़्यादा सिंपल सा एग्जीक्यूशन हो जाएगा। गैंट चार्ट में बना लेती हूँ, गैंट चार्ट। छीना झपटी तो हो नहीं रही है। अगर एक बार किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया, मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले इसको करना है फिर इसको करना है, तो लाइन से एग्जीक्यूट करवाते रहना है प्रोसेस को, है ना, कोई लड़ाई दंगा तो होएगा नहीं। और देखो सबसे मेन चीज़, एक और चीज़ है, अराइवल टाइम सबका ही 0 है ना। मतलब रेडी क्यू के अंदर सब तैयार खड़े हैं, सभी 0 पे आ गए थे। अगर मैं रेडी क्यू बनाऊँ, है ना, रेडी क्यू अगर मैं बनाती हूँ तो ये है मेरा P1 P2 P3 और P4 P5। सभी कहाँ पे आ गए मेरे 0 सेकंड पे, सभी के सभी किस में आ गए, 0 सेकंड पे रेडी क्यू में खड़े हैं, तैयार है ना। किसी को भी एग्जीक्यूट करा लो, सब तैयार है। लेकिन हम किसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। P3 की प्रायोरिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है, क्योंकि P3 का नंबर कितना है, 7। अब देखो P3 को एग्जीक्यूट करवाना स्टार्ट करते हैं हम, है ना। P3 को एग्जीक्यूट हम करवाते हैं, कितने सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करवाना है, बर्स्ट टाइम भी लिखना ज़रूरी है। तो मैंने बर्स्ट टाइम लिखा नहीं है तो मैं लिख देती हूँ 3 4 2 3 4 1 सॉरी 3 4 2 3 4 2 1 3। ये क्या है, इन सब प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम है, ठीक है। सबसे पहले किसको एग्जीक्यूट करवाऊंगी, P3 को। P3 को कितनी देर के लिए एग्जीक्यूट कराऊंगी, 2 सेकंड के लिए, है ना। तो P3 एग्जीक्यूट हो गया 0 से लेकर 2 सेकंड तक, है ना। अब P3 के बाद किसका टर्न आ जाएगा, P1 का, है ना। P1 का टर्न आ जाएगा। P1 को कितनी देर एग्जीक्यूट कराऊंगी, 3 सेकंड के लिए, तो 2 से 3 3 से 4 4 से 5, है ना। किसको एग्जीक्यूट करवाया मैंने, P1 को 5 के लिए, है ना। 5 सेकंड तक P1 को एग्जीक्यूट करवाया। उसके बाद थर्ड नंबर पे किसकी प्रायोरिटी है, P5 की। P5 की प्रायोरिटी है, इसको कितनी देर तक एग्जीक्यूट होना है, 3 सेकंड तक, है ना। तो 8, है ना, 5 + 3 8 सेकंड तक ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। कौन, मेरा P5। अब थर्ड नंबर पे प्रायोरिटी किसकी है, P4 की हो गया। फोर्थ नंबर पे प्रायोरिटी किसकी है, P4 की, है ना। फोर्थ नंबर पे कौन आएगा, P4 आएगा, जिसका नंबर कितना है, जिसका प्रायोरिटी कितनी है, 3 है। एग्जीक्यूशन कितना चाहिए इसको, 1 ही सेकंड का, है ना, बेचारे को 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होना है, तो हो गया एग्जीक्यूट। अब लास्ट में कौन आएगा, प्रोसेस P2, जिसकी प्रायोरिटी क्या है, सबसे लो, 2 ही प्रायोरिटी है। इसको एग्जीक्यूट कितनी देर तक होना है, 4 सेकंड तक, है ना। तो 4 सेकंड के एग्जीक्यूट कराएंगे, 9 से 10 10 से 11 11 से 12 12 से 13, है ना। कौन एग्जीक्यूट होगा, 13 सेकंड लास्ट पे, P कौन सा, P3। अब ये हो गया मेरा गैंट चार्ट कंप्लीट। सबका कंप्लीशन टाइम सब कुछ आ चुका है हमारे पास, है ना। तो लिख लेते हैं, हमारी रो फिल कर लेते हैं। सबसे पहले कौन आया, P3। P3 कब कंप्लीट हुआ, कंप्लीशन टाइम P3 का कितना है, 2। टर्न अराउंड टाइम मतलब सिस्टम में कितनी देर रहा, रेडी क्यू में आने के बाद और कंप्लीट होने का समय। रेडी क्यू में आने से लेके कंप्लीशन तक का टाइम क्या कहलाता है, मेरा टर्न अराउंड टाइम, है ना। तो रेडी क्यू में 0 पे आ गया था और सिस्टम में 2 सेकंड तक रहा, तो ये भी 2 ही होगा। वेटिंग टाइम इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि इसने वेट ही नहीं किया, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा थी, है ना, सबसे जल्दी इसको एग्जीक्यूट करवा दिया, ठीक है। अब देखो पिंक से लिखेंगे हम किसका, टाइम P1 का।
अब P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है 5, टर्न अराउंड टाइम कितना है जितनी देर ये रहा। तो देखो यहाँ पे मेरा क्या है ना, अराइवल टाइम 0 है, तो कंप्लीशन टाइम और टर्न अराउंड टाइम सबका क्या आएगा, सेम आएगा, है ना। सभी प्रोसेसेस का टर्न अराउंड टाइम और कंप्लीशन टाइम मेरा क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा 5 - 3 दैट इज 2, है ना, 5 - 3 इज 2। अब थर्ड नंबर पे विल एग्जीक्यूट P5, तो P5 का कंप्लीशन कितना है 8, कंप्लीशन 8 है तो टर्न अराउंड टाइम भी 8 होगा, लेकिन कंप्लीट 8 पे हुआ, लेकिन काम कितना था इसको 3 सेकंड का था, सिर्फ 3 सेकंड का काम था, तो वेट कितना किया इसने 5, ठीक है, 5 सेकंड इसने वेट किया। अब P4 का कंप्लीशन कितना है 9, तो TAT भी सेम हो जाएगा, है ना। अराइवल टाइम अगर सेम होता है तो कंप्लीशन टाइम और मेरा टर्न अराउंड टाइम दोनों सेम ही निकल के आता है, ठीक है। बट देखो 9 सेकंड पे इसको एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ इसका, जबकि इसको काम कितना था सिर्फ 1 सेकंड का, तो 8 सेकंड इसने क्या किया है, वेट किया है, ठीक है। लास्ट क्या है मेरा P3, कंप्लीशन कितना है 13, टर्न अराउंड टाइम भी कितना है 13, और इसको बर्स्ट टाइम कितना था इसका 4, है ना, 13 सेकंड इसको लग गए टोटल सिस्टम के अंदर, काम कितना था सिर्फ 4 सेकंड का, तो 9 सेकंड इसने क्या किया है, वेट किया है, ठीक है। सही है, सबका डेटा हमने लिख दिया, ठीक है ना। ये है मेरी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग नॉन प्रिमिटिव। अब देखो हमको यहाँ पे क्या करना है, ऐड कर लो, 8 + 2 10, है ना, 10 × 5 = 15, 8 + 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखो मैं चेक कर लेती हूँ पहले, 8 2 8 9 2 13 5, देखो 13 + 5 5 6 7 18, 18 + 2 20, 20 + 9 29, 29 + 1 यहाँ से ले लेंगे 30, 30 + 7 37, है ना। दिस इज व्हाट 37, इसको भी ऐड कर लेंगे, 9 10 11, 11 + 5 16, 16 + 8 24, है ना, 16 + 8 कितना हो जाएगा 24। अब एवरेज क्या निकालेंगे हम, एवरेज TAT, और क्या निकालेंगे, एवरेज वेटिंग टाइम। TAT कितना है 37 डिवाइडेड बाय कितना 5, जितने प्रोसेस होंगे उतने से डिवाइड कर देंगे, है ना, 24 डिवाइडेड बाय 5, क्या आ जाएगा आंसर मेरा, 37 को करेंगे तो 5 से 7.4, ठीक है, और इसका क्या आ जाएगा 4.8, गॉट इट। दिस इज प्रायोरिटी शेड्यूलिंग नॉन प्रिमिशन, है ना, प्रायोरिटी लगी हुई है, जिसकी जो प्रायोरिटी है हमने शुरू में ही क्या कर लिया, हमने तैयार कर लिया कि किसको पहले लेना है, स्टार्टिंग में डिसाइड हो गया। अब कोई नया प्रोसेस आता है जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, उस चक्कर से हम हमारा क्या करेंगे, कंप्लीशन बीच में, एग्जीक्यूशन बीच में नहीं रोकने वाले, ठीक है, तो उसका नंबर क्या आएगा, इन सबके लास्ट में आएगा, ठीक है। तो शुरू में ही प्रायोरिटी के हिसाब से हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं सबका टर्न, ठीक है। तो ये क्या है मेरी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग विथ नॉन प्रिमिशन, है ना। अब हम एक करने वाले हैं विथ प्रिमिशन, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग विथ प्रिमिशन। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग किसके साथ, विथ प्रिमिशन। प्रिमिशन होगा, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया भी प्रायोरिटी ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखो
है ना। प्रोसेसेस कितने हैं, P1 से लेके P5 तक। अराइवल टाइम क्या है, सबका अलग अलग है ना। सबका अराइवल टाइम क्या है मेरा यहाँ पे अलग अलग है। बर्स्ट टाइम कितना है, 312 3 ठीक है ना। और बाकी के क्राइटेरिया हम सब निकालने वाले ही हैं, कंप्लीशन टाइम हम निकाल देंगे। ठीक है, ये हम पूरी फिर से बना ही लेंगे। चलिए इसको भी हम फिल कर देते हैं, इरेज सेलेक्ट कर देते हैं। अब देखो हमारा क्या क्या डेटा हमको गिवन है, प्रायोरिटी हमको गिवन है। देखो पहले अराइवल टाइम हमारा क्या था, सबका सेम था। अब सब क्या आएंगे, अब अलग अलग टाइम पे आएंगे, है ना। तो अलग अलग टाइम पे आएंगे, पूरा क्या करेगा, हमको उनकी वजह से चेंज करना पड़ेगा। तो देखो सबका अराइवल टाइम अलग अलग है। 0 सेकेंड पे आया है, ये 2 सेकेंड पे आया है, ये 3 सेकेंड पे आया है, ये 5 सेकेंड पे आया है, ये कितने पे आया है, 7 सेकेंड पे। प्रायोरिटी देखो क्या है, इसकी 7 है, इसकी 9 है, ठीक है, इसकी 8 है, इसकी 2 है और इसकी 3 है ना, P1 से लेके P5 तक। और बर्स्ट टाइम देखो, एक का 3 है, एक का 1 है, एक का 2 है, एक का 3 है अगेन, एक का 2 है ना। कंप्लीशन टाइम ये सब तो हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे, ठीक है ना। ये सब तो हम निकालने वाले हैं, बाकी ये सब हमको गिवन है। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा ना, चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी मैं आपको बताती हूँ। देखो बर्स्ट टाइम जैसे राउंड रॉबिन में होता है ना, कि एक प्रोसेस को धीरे धीरे एग्जीक्यूट करवाया, है ना। अब हर बार हर सेकंड पे हम चेक कर रहे हैं कि कोई नया प्रोसेस तो नहीं आया हाई प्रायोरिटी के साथ, और उसमें क्या करें, हम बेफिक्र होकर क्या कर रहे थे, किसी प्रोसेस को कम्प्लीटली एग्जीक्यूट करवा रहे थे। बट यहाँ पे CPU कम्प्लीटली मॉनिटर करेगा कि भाई कब कोई नया प्रोसेस आ जाए जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो, तो मैं इसको छोड़ूँ और उसको एग्जीक्यूट करवा दूँ, है ना। CPU हर वक्त क्या करेगा, नया प्रोसेस मतलब हाई प्रायोरिटी प्रोसेस के पे नज़र रखेगा। तो देखो सबका अराइवल टाइम अलग अलग है, 0 2 3 है ना, और सबका प्रायोरिटी भी यहाँ पे मेरी अलग अलग है। अब देखो मैं सबसे पहले सिस्टम में कौन आएगा 0 सेकेंड पे, मुझे ये बताओ पहले। स्टार्ट कैसे करूँगी मेरा एग्जीक्यूशन, है ना। रेडी क्यू में देखो अभी तो कौन है, स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूशन। एक मैं बनाती हूँ मेरी रेडी क्यू, रेडी क्यू है, और ये बनेगा मेरा गैंट चार्ट। ऑरेंज कलर से मैं बनाऊंगी मेरी रेडी क्यू, है ना। अभी रेडी क्यू में क्या हुआ है, टाइम 0 हुआ है। 0 टाइम पे कौन आया है, सिर्फ प्रोसेस P1 आया है ना। अभी तो सिर्फ 0 टाइम पे प्रोसेस P1 सिस्टम में आ चुका है। तो मैं क्या करूँगी, प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट करवा दूँगी, कितनी देर के लिए, 1 सेकेंड के लिए, है ना। 0 से स्टार्ट करूँगी एग्जीक्यूशन करवाना, अभी कोई प्रोसेस आया ही नहीं है ना। तो P1 को क्या कर दूँगी, एग्जीक्यूट करवा दूँगी 1 सेकेंड के लिए, जबकि इसका बर्स्ट टाइम कितना था, 3 था। अब 1 सेकेंड बाद में वापस सिस्टम में देखूँगी, कोई नहीं आया। 1 सेकेंड पे भी कोई नहीं आया, है ना। देखो 1 सेकेंड पे भी सिस्टम में अभी तक कोई नहीं आया, P1 ही है ना, P1 ही है अभी सिस्टम में। 2 सेकेंड पे देखो कौन आ गया, P2 भी आ गया। P2 आ चुका है 2 सेकेंड पे, है ना। तो 1 सेकेंड तक तो 2 सेकेंड तक तो कोई आया ही नहीं था ना, तो P1 ही एग्जीक्यूट हो रहा था। अब P1 की प्रायोरिटी क्या थी, देखो 7 थी, है ना। P1 की प्रायोरिटी 7 थी। अब देखो यहाँ पे सबसे हाई किसकी है, इसकी हाई है, और इसकी क्या है, सबसे ज़्यादा लो है। लेकिन अभी ये सिस्टम में आया ही नहीं है ना। अब 2 सेकेंड के बाद क्या कहानी है, सिस्टम में कौन आ चुका है, P2 आ चुका है।
P2 आ चुका है, ठीक है, तो P2 को एग्जीक्यूट करवा देंगे हम। P2 इज व्हाट कलर, देखो P2 एग्जीक्यूट हो जाएगा 1 सेकंड के लिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करवाना है। 3 सेकंड हो चुकी है, 3 सेकंड बाद सिस्टम में P3 भी आ चुका है ना, 3 सेकंड हो चुकी है, सिस्टम में P3 भी आ चुका है, ध्यान रखना है ना, P3 इज ऑल्सो इन द सिस्टम। अब 3 सेकंड के बाद P2 एग्जीक्यूट हो चुका, ठीक है। अब सिस्टम में कौन कौन है, 0 2 3 है ना, P1 भी है सिस्टम के अंदर, P2 देखो P1 कितनी देर के लिए एग्जीक्यूट हुआ था मेरा, 2 सेकंड के लिए हुआ था, सिर्फ 1 सेकंड इसका अभी भी बचा है, 1 सेकंड इसका एग्जीक्यूशन बचा है अभी भी, ध्यान रखना, ठीक है। 1 सेकंड के लिए भी और एग्जीक्यूट इसको करवाना है। हमने क्या कर लिया, इससे CPU छीन लिया, 2 सेकंड तक एग्जीक्यूट करवा के, और किसको दे दिया, P2 को दे दिया, क्योंकि P2 की प्रायोरिटी क्या थी, हाई थी। P2 क्या था, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस था, 2 सेकंड पे आया था, आते ही इसको CPU मिल गया बिकॉज ऑफ द प्रायोरिटी। अब 3 सेकंड हो चुके हैं, सिस्टम में P3 भी आ चुका है, अब P3 भी आ चुका है, ठीक है। अब 3 लोग लड़ेंगे, तो देखो अराइवल टाइम 0 2 3 इस अकॉर्डिंग हमने रेडी क्यू बना ली है ना। प्रायोरिटी तीनों में कंपेयर करो। अब हमारे पास 3 ऑप्शन एग्जीक्यूट करवाने के लिए, मैं P1 को भी एग्जीक्यूट करवा सकती हूँ, P2 को भी करवा सकती हूँ, P3 को भी करवा सकती हूँ, लेकिन तीनों में देखो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है ना, प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, P2 की ज़्यादा है, तो P2 को एग्जीक्यूट कराऊंगी, P2 को एग्जीक्यूशन कंप्लीट रखूंगी। लेकिन देखो P1 का एग्जीक्यूशन तो कंप्लीट हो चुका, इसको 1 ही सेकंड का काम था, है ना, इसको तो काम ही 1 सेकंड का था, किसको, P2 को, P2 को 1 ही सेकंड का काम था और इसका हो गया। अगर काम बचता तो हम और करवा देते, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा थी, तो हम इसको एग्जीक्यूट करवा देते, लेकिन इसका काम ही कंप्लीट हो गया, तो अब मतलब नहीं है इसको एग्जीक्यूट करवाने का, ठीक है। अब वापस से मैं किस में कंपेयर करूंगी, P1 और P3 में, है ना, P1 और P3 में कंपेयर करूंगी मैं, क्योंकि अभी सिस्टम में देखो अराइवल टाइम कितना है, 3 सेकंड, 3 सेकंड तक अभी सिर्फ ये तीनों ही आए, जिसमें से इसका काम तो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो एग्जीक्यूट में किसको करवा दूंगी, अब 7 और 8 में किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी ज़्यादा है, P3 की, P3 की प्रायोरिटी ज़्यादा है, P3 को मैं एग्जीक्यूट करवा दूंगी। देखो कितनी देर तक, 2 सेकंड, 2 सेकंड तक एग्जीक्यूट मैं इसको करवा दूंगी। क्यों करवा रही हूँ मैं इसको 2 सेकंड तक एग्जीक्यूट, क्योंकि इसका काम 2 सेकंड का ही था, है ना। P3 एग्जीक्यूट करवा दूंगी 3 से लेके 4 तक और 4 से लेके 5 तक, 2 सेकंड तक करवा दूंगी, इसका काम भी पूरा हो जाएगा बेचारे का, है ना, भला हो जाएगा इसका, हो गया इसका काम। अब 5 सेकंड हो चुके हैं, 5 सेकंड हो चुके हैं, अब सिस्टम में कौन आ चुका है, P4 की भी एंट्री हो चुकी है, सिस्टम में P4 भी आ चुका है, और मेरा कौन कौन कंप्लीट हो चुका है, एक तो ये कंप्लीट हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है, इनकी तरफ मैं ध्यान नहीं दूंगी, है ना। अब सिस्टम लड़ेगा कौन, P1 और P4 लड़ेंगे, लेकिन P4 की प्रायोरिटी तो बहुत ज़्यादा कम है, P1 की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो P1 को वापस मैं एग्जीक्यूट करा दूंगी 1 सेकंड के लिए, जो उसका काम बचा था, है ना, 1 सेकंड का काम P1 का बचा था, इसको मैं और एग्जीक्यूट करा दूंगी, 2 सेकंड के लिए इधर एग्जीक्यूट हो गया, 1 सेकंड के लिए इधर और एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब P1 का भी काम कंप्लीट हो चुका, ये भी 0 हो चुका, 6 सेकंड हो चुके हैं, सिस्टम में अभी भी P5 नहीं आया है, क्योंकि ये 7 सेकंड पे आएगा, है ना। तो ये मेरा P4 कब आया था, 5 सेकंड पे आया था, 6 सेकंड पे सिस्टम में कोई नहीं आया, 7 सेकंड पे कौन आया, 7वें सेकंड पे कौन आएगा, मेरा P5, ठीक है। सारे कंप्लीट हो चुके हैं, 6 सेकंड अभी मेरी हुई है, सारे है ना, P1 भी कंप्लीट हो चुका। अब किसको एग्जीक्यूट करवाऊँ मैं, P4 और P5 में से, P5 तो आया ही नहीं है सिस्टम में, अकेला मौजूद है P4, है ना, अकेला बेचारा पड़ा है P4, तो इसको मैं एग्जीक्यूट करा दूंगी कितनी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए मैं किसको एग्जीक्यूट करा दूंगी, 6 से लेके 7 सेकंड तक P4 को। प्रायोरिटी इसकी कम है, लेकिन कोई और को रन, सबका कंप्लीशन हो चुका है, तो इसका नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना। 7 सेकंड तक इसको रन करा दूंगी। अब क्या हुआ, 7 सेकंड तक, है ना, 1 सेकंड के लिए रन हुआ, इसका 2 टाइम बचा है अभी भी, ठीक है। अब सिस्टम में कौन आ चुका है, मेरा P5, जिसकी प्रायोरिटी क्या है, 3, है ना, P4 से ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो अब P5 पूरा रन होगा पहले, उसके बाद लास्ट में नंबर आएगा किसका, P4 का, है ना। तो देखो 7 है, 7 से 8 और 8 से 9, 7 से 8,
7 सेकंड हो चुके हैं, किसको एग्जीक्यूट करवा दूंगी मैं, देखो P4 को 7 तक करवा दिया था मैंने, P5 को एग्जीक्यूट करवा दूंगी 2 सेकंड के लिए, है ना, सॉरी P5 को किस कलर से ले रखा है मैंने, ऑरेंज। अब लास्ट में 1 सेकंड के लिए कौन और बचेगा, देखो P4 को मैंने एग्जीक्यूट करवाया था कितनी देर के लिए, मात्र 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड का इसका काम बचा था, इसको मैंने पूरा एक साथ एग्जीक्यूट करवा दिया। सिस्टम में आते ही देखो 7 सेकंड पे सिस्टम में आया और इसको मेरा काम तुरंत हो गया, है ना, क्योंकि प्रायोरिटी ज़्यादा थी और काम भी इसको 2 सेकंड का था, तो मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, P4 का बचा हुआ एग्जीक्यूशन कितना था, 2 मिनट का, 9 से 10 और 10 से 11 ये कौन एग्जीक्यूट हो जाएगा, बचा हुआ P4। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा देखो थोड़ा सा दिक्कत नहीं कह सकते, बट हाँ थोड़ा सा केयरफुल हमको होना पड़ता है प्रिम्पशन के केस के अंदर, है ना। आपको देख रहे होंगे आप मुझे, मैंने कितना धीरे धीरे लिखा है। तो प्रिम्पशन के केस में मुझे थोड़ा सा केयरफुली लिखना पड़ता है। अब देखो सबसे लास्ट में कौन कंप्लीट हुआ है, P4। कंप्लीशन टाइम कितना है, 11। टर्न अराउंड टाइम, है ना, मतलब कितनी देर रहा ये सिस्टम में, तो आया कितनी बता, 5 पे, और रहा कब तक, 11 तक, तो 11 माइनस 5, 6 तक रहा सिस्टम में, जबकि काम इसको कितना था, 3 मिनट का, तो 3 क्या हो गया इसका वेटिंग टाइम। समझ में आया कंप्लीशन टाइम और टर्न अराउंड टाइम के बीच में फ़र्क, क्या फ़र्क है ना। 11 पे क्या हुआ था, ये कंप्लीट हुआ था, ठीक है, तो टर्न अराउंड टाइम क्या होगा इसका, जितने टाइम पे ये कंप्लीट हुआ और जितनी देर में सिस्टम में आया, ठीक है ना। कंप्लीशन टाइम तो फाइनल टाइम होता है ना, कंप्लीशन टाइम किसी से कंपेयर नहीं करता कब आया क्या नहीं आया, ये तो लास्ट टाइम स्टैम्प को नोट करता है जब कंप्लीट हो गया। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम एग्जैक्टली हमको बताता है कि सिस्टम में कितनी देर रहा, कितनी देर तो इसको बर्स्ट मतलब इसका सीपीयू टाइम था और कितनी देर इसने वेट किया, है ना। तो वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम हमको बताता है TAT, है ना। तो 3 मिनट का इसको काम था और 3 मिनट इसने वेट किया, तो टोटल 6 मिनट रहा, है ना। तो वेटिंग टाइम मेरा हो गया 3 मिनट, है ना, किसका, P4 का। अब P5 का लिख लेते हैं, चलो। 9 पे क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है, आया कितने पे था, 7 पे आ गया था ये, है ना। तो सिस्टम में कितनी देर रहा, 2, और काम भी कितना था इसको, 2। वेट तो इसने किया ही नहीं ना, वेट टाइम तो 0 हो गया। 7 सेकंड पे तो रेडी क्यू में आया था ये, P5 आया ही 7 पे था, आते ही इसको 7 से 9 तक एग्जीक्यूट करा दिया मैंने, 7 सेकंड से 9 सेकंड तक, तो इसको तो भाई वेट ही नहीं करना पड़ा, ठीक है ना। अब P3 का लिख लेते हैं, है ना। P3 देखो कब कंप्लीट हुआ, 5 पे, 5 पे कंप्लीट हुआ, जबकि आया कितने पे था, 3 पे आ गया था ये, है ना। तो 2 सेकंड तक पूरा सिस्टम में रहा, और इसका बर्स्ट टाइम भी कितना है, 2 ही है ना। 2 सेकंड तक सिस्टम में रहा, बर्स्ट टाइम भी 2 ही है, तो वेट तो इसने किया ही नहीं। सिस्टम में आते ही तो क्या मिल गई, इसको अटेंशन मिल गई ना, P3 को भी, तो इसका भी वेटिंग टाइम क्या हो गया, 0। अब बात करेंगे किसकी, P2 की। इसकी प्रायोरिटी तो सबसे ज़्यादा थी, ये क्यों वेट करेगा, है ना, इसको तो आते ही एग्जीक्यूशन मिल जाएगा, ये भी वेट तो नहीं करेगा, है ना। बर्स्ट टाइम कितना था, उतना ही इसका TAT हो जाएगा, कंप्लीशन टाइम क्या हो जाएगा इसका, 3, ठीक है। तो कंप्लीशन टाइम कितना हो जाएगा प्रोसेस P2 का, 3 हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीशन टाइम तो 3 हो जाएगा, टर्न अराउंड टाइम कितना हो जाएगा, 1। अब देखो कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम तो 1 ही है, मतलब सिस्टम में तो 1 ही मिनट रहा ही है, जितनी देर उसको काम था, है ना। बर्स्ट टाइम जितना था उतनी देर सिस्टम में रहा है, बाकी वेटिंग टाइम क्या है इसका, 0। भाई वेट ही नहीं किया है बंदे ने बिल्कुल भी। अब देखो अब इस वाले केस में देखो, प्रोसेस P1 है ना, कंप्लीशन कितने पे हुआ, P1 का 6 पे, कंप्लीशन हुआ 6 पे, सिस्टम में कितनी देर रहा, देखो कंप्लीशन हुआ 6 पे, आया कब तक, 0 पे आ गया था, तो सिस्टम में भी देखो अराइवल टाइम 0 है, तो मेरा CT और TAT एकदम सेम आता है, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, ठीक है। अब देखो TAT कितना है, 6, बर्स्ट टाइम कितना था इसका, 3, तो 6 माइनस 3, 3, 6 माइनस 3 मेरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। सारा मैंने लिख लिया डेटा,
ठीक है, एक बार मैच कर लेते हैं। 612622330030। अब हमको क्या निकालना है, हमको इसका निकालना है ऐड कर लो TAT को। 6 7 8 9 10 11 11 से 17 है ना। 1 2 6 6 क्या होगा इसका एवरेज वेटिंग टाइम। तो देखो 6 डिवाइडेड बाय 5 1.2, ठीक है। 17.5 17 सॉरी 5 दिया 15, 2 बचे 4 जा 20 है ना। 3.4 इसका टर्न अराउंड टाइम और क्या हो गया 6.5 एवरेज वेटिंग टाइम। तो देखो कितना कम वेटिंग टाइम यहाँ पे हमारा आ रहा है, ठीक है। समझ में आया। चलो आपको एक सवाल देती हूँ मैं होमवर्क के लिए, है ना। इसको करना कंप्लीट, मैं आपको इसमें बता देती हूँ, थोड़ा सा समझा देती हूँ व्हाट इज हैपनिंग है, ठीक है। किसका है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग विथ प्रिम्पशन। प्रिम्पशन के साथ है मेरी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है, लो नंबर हाई प्रायोरिटी। क्राइटेरिया देखो क्या है, क्राइटेरिया लो नंबर हाई प्रायोरिटी। जितना कम नंबर उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी। एग्जाम्पल 0 हाई है और 9 क्या है मेरा लो है। समझ गए, 0 हाई और 9 मेरा क्या है लो है। मैंने आपको बताया था ना प्रायोरिटी कैसे भी दे सकता है ये, ठीक है। तो हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो प्रायोरिटी में दे देती हूँ और मुझे क्या देना है PID देना है। अराइवल टाइम मुझे यहाँ पे आपको देना पड़ेगा और मुझे यहाँ पे आपको देना पड़ेगा बर्स्ट टाइम। आपको क्या निकालना है CT निकालना है और TAT निकालना है, ठीक है। ये क्राइटेरियाज आपको निकालने हैं, मुझे तो सिर्फ यही सब देना है ना। PID में मैंने आपको दिए हैं 5 प्रोसेस, P1 P2 P3 P4 और P5। अब देखो प्रायोरिटी में यहाँ पे आपको दे रही हूँ, दैट इज 5 10 7 1 और 2। तो देखो सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी किसकी है, जितना छोटा नंबर, तो इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई हाई, और जितना बड़ा नंबर उतनी लो प्रायोरिटी, है ना। तो लो हो गई। तो 1 नंबर पे ये एग्जीक्यूट होगा, सेकंड नंबर पे ये एग्जीक्यूट होगा, थर्ड नंबर पे ये, फोर्थ नंबर पे ये, फिफ्थ नंबर पे ये, ठीक है ना। 1 की प्रायोरिटी क्या है हाई है, 10 की प्रायोरिटी क्या है लो है, ठीक है। अब देखो अराइवल टाइम क्या है, सबका अलग अलग है यहाँ पे। इसका अराइवल टाइम 5 है, इसका 2 है, इसका 0 है,
इसका 3 है। देखो 0 0 किसका है, 7 और 1 का। 7 जिसकी प्रायोरिटी 7 और जिसकी प्रायोरिटी 1 है ना, प्रोसेस P3 और P4 रेडी क्यू में शुरू में हमको मिलेंगे, बट हम किसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, प्रोसेस P4 को, है ना, जिसकी प्रायोरिटी क्या है, 1 है ना, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं बर्स्ट टाइम भी लिख दे रही हूँ, 6 8 3 2 और 5, 6 8 3 2 5। अब देखो 1 की प्रायोरिटी हाई है ना, तो हमको इसको बिना सोचे समझे पूरा एग्जीक्यूट करवाना है ना, पूरा एग्जीक्यूट करवाना है, क्योंकि कोई भी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाए, 1 से ज़्यादा तो किसकी होगी, मान लीजिए कोई ऐसा प्रोसेस आ जाता है जिसकी प्रायोरिटी 0 है, तो फिर उसको है ना 1 वाली से पहले एग्जीक्यूट कराएंगे। बाकी तो अभी तक जो मौजूद है उसमें तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, 1 की ही है, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करना, एवरेज TAT आपको निकालना है और एवरेज वेटिंग टाइम आपको निकालना है। मैं बता देती हूँ कितना है, आप लोग मैच कर लेना, है ना। ये सारा टेबल फिल करना है आपको, ये वाला, है ना, और अपना आंसर क्या करना है, मैच करना है मेरे आंसर से। एवरेज TAT मैं आपको बता देती हूँ कितना आया है मेरा, 2.8 मेरा TAT आएगा और 1.2 मेरा क्या आएगा, वेटिंग टाइम, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया जिससे आप मैच कर सको, ये आप लोगों का क्या है, होमवर्क है। टेलीग्राम जो अपना ग्रुप है उसमें करके भेजना है, सॉल्व करके भेजना है ये वाला सवाल, ठीक है। सॉरी मैंने बर्स्ट टाइम गलत दे दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वैसे तो कुछ भी हो सकता है, बट ठीक है, हमको क्वेश्चन, ठीक है। बर्स्ट टाइम कितना है, 1 2 1 2 है ना, 1 2 1 2 2, दिस इज द बर्स्ट टाइम।
ठीक है, ये वाला हम होमवर्क में करने ही वाले हैं। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं वो हमको समझने हैं, ठीक है, वो अभी मैं लिखवाती हूँ, वेट अ मिनट। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, थोड़ा सा हमारा दिमाग और ज़्यादा खुल जाएगा, है ना। कुछ नोट्स हैं हमको बनाने हैं, है ना, नोट। अब देखो मैं क्या लिख रही हूँ, टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस, है ना। जितना ज़्यादा क्या होगा, कम होगा, उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। जितना ज़्यादा कम होगा उतनी ही कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बढ़ जाएगी, है ना। उतनी ही, क्या बोल रही हूँ मैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का एग्जांपल मैं लेती हूँ, ठीक है। मैं हर एक प्रोसेस को 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट कराऊंगी, 1 सेकंड बाद फिर प्रोसेस दूसरा ले लूँगी, है ना। मान लीजिए P1 है, P2 है, P3 है, P4 है ना। इसको मैंने 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करवाया, वापस मैंने 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करवाया, अब मैंने P2 को ले लिया, P2 के बाद वापस P3 को ले लिया, इसको 1 सेकंड के लिए करवाया, फिर P4 को ले लिया। सेकंड राउंड में इसको फिर 1 सेकंड के लिए करवाया, फिर इसको ले लिया, फिर इसको 1 सेकंड के लिए करवाया, फिर इसको ले लिया। थर्ड राउंड के अंदर पहले इसको कराऊंगी 1 सेकंड के लिए, इसको इसको इसको, है ना। तो कितनी बार मैं स्विच कर रही हूँ, है ना, बहुत बार मुझे क्या करना पड़ रहा है, स्विच करना पड़ रहा है। हर 1 सेकंड के बाद नया प्रोसेस में लेके आ रही हूँ। तो जितने ज़्यादा क्या होंगे, जितना कम टाइम स्लाइस होगा, उतनी ही ज़्यादा मेरा क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट स्विच यहाँ पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का अगर मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ और आपको बोलूँ एक प्रोसेस को 1 ही सेकंड देनी है, तो अब आप देखना आपका दिमाग खराब हो जाएगा सॉल्व करते करते। क्यों? बार बार में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करनी पड़ेगी हमको, ठीक है। और रिस्पॉन्स टाइम उतना ही कम हो जाएगा। रिस्पॉन्स टाइम कम का मतलब क्या है, हर प्रोसेस को जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा, है ना। रिस्पॉन्स टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छी बात है ना, रिस्पॉन्स टाइम तो कम हो जाएगा, मतलब सबको जल्दी जल्दी मैं यूज़ कर लूँगी, जल्दी जल्दी सबका टर्न आ जाएगा, ये तो अच्छी चीज़ है ना। और स्टारवेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या? स्टारवेशन भी डिक्रीज ही होगा, है ना, क्योंकि हर प्रोसेस का नंबर आ रहा है जल्दी जल्दी, है ना। स्टारवेशन का मतलब क्या होता है कि प्रोसेसेस को बहुत लंबा वेट करना पड़ता है अपने टर्न के लिए, रेडी क्यू में आने के लिए। लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ज़्यादा हो रही है ना, तो क्या हो जाएगा, स्टारवेशन के चांस क्या हो जाएंगे, डिक्रीजेज हो जाएंगे, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, है ना, तीनों ही केसेस के अंदर क्या मुझे आउटपुट मिलेगा, चांसेस ऑफ स्टारवेशन भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीजेस। चांसेस ऑफ स्टारवेशन डिक्रीजेस,
ठीक है। तो टाइम क्वांटम की वैल्यू कम होगी तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग उतनी ही ज़्यादा होगी, है ना, और रिस्पॉन्स टाइम मेरा कम हो जाएगा। अच्छी चीज़ है ना, देखो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ज़्यादा होना इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि सीपीयू के लिए ओवरहेड है, लेकिन इससे क्या होगा, गुड थिंग की देखो अच्छा और बुरा हम जज नहीं कर सकते, है ना, ये सीपीयू की प्रॉब्लम है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करना, हमारे लिए तो अच्छा ही है ना, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ज़्यादा होगी तो जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाएगा, रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाएगा तो जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है ना। बट सीपीयू के लिए क्या हो जाएगी, ओवरहेड, बहुत माथा बच्ची वाली सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो रिस्पॉन्स टाइम के लिए तो अच्छी बात है ना, रिस्पॉन्स टाइम तो मेरा कम हो जाएगा, टाइम क्वांटम की वैल्यू कम होगी तो जल्दी जल्दी प्रोसेसेस को क्या मिल जाएंगे, रिस्पॉन्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब सेम अगर मैं इसको लिखूँ, है ना, टाइम क्वांटम को मैंने क्या लिख दिया, टी क्यू। अब मैं लिख रही हूँ, मान लीजिए एक पॉइंट और, है ना, एक पॉइंट मैं ये लिख रही हूँ कि टाइम क्वांटम की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एक प्रोसेस को मैंने सीपीयू को टाइम स्लाइस एलोकेट दी 5 मिनट, है ना, तो 5 मिनट के अंदर तो मान लीजिए 3-4 प्रोसेस है जिनका टाइम जिनको 3 मिनट का क्या चाहिए, बर्स्ट टाइम है जिनका, तो 5 सेकंड का अगर टाइम क्वांटम होगा तो तीनों एक बार में एग्जीक्यूट हो जाएंगे, उनको दोबारा लगना ही नहीं पड़ेगा रेडी क्यू में, है ना। तो अगर टाइम स्लाइस मेरा बड़ा होगा तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो टाइम क्वांटम अगर क्या होता है मेरा, इंक्रीज होता है, ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या हो जाएगी, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या हो जाएगी, टाइम क्वांटम बढ़ेगा तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मेरी कम हो जाएगी, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा, है ना, लेट रिस्पॉन्स मिलेगा, सीपीयू एक प्रोसेस को ज़्यादा टाइम लगा देगा एग्जीक्यूट में, है ना, तो रिस्पॉन्स टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रिस्पॉन्स टाइम तो हमको कम ही चाहिए, हमको रिस्पॉन्स टाइम कम चाहिए, कम का मतलब क्या हो गया कि प्रोसेस को जल्दी जल्दी सीपीयू की अटेंशन मिल रही है ना, तो यहाँ पे जल्दी अटेंशन मिलती है, यहाँ पे लेट अटेंशन मिलती है, ठीक है। अब देखो एक स्टेटमेंट में लिख रही हूँ, मुझे बताना सही है क्या, है ना, विथ इंक्रीजिंग the value of time quantum, ठीक है, राउंड रॉबिन scheduling tends to become FCFS scheduling। क्या ये लाइन सही लग रही है क्या आपको? देखो अगर टाइम स्लाइस की वैल्यू बहुत ज़्यादा मैं इंक्रीज कर दूँ, है ना, तो जो आपका राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग है वो किसकी जैसा काम करने लग जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, है ना। तो प्रोसेस का जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है उसी बेसिस के ऊपर तो हम क्या करते हैं, राउंड रॉबिन में उनको अलाइन करते हैं और सबको अपना अपना टाइम स्लाइस एलोकेट करते हैं, है ना। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मतलब जो पहले आया उस हिसाब से तो हम राउंड रॉबिन, देखो राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग किसको फॉलो करता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को, है ना, बट क्या कर देता है, टाइम फिक्स कर देता है। अगर टाइम स्लाइस बड़ा होगा तो एक प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट कराएगा, आराम से करवा लेगा उस विद इन टाइम स्लाइस में, और उसका टर्न दूसरे का टर्न आ जाएगा, तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसा ही क्या करने लग जाएगा, काम करने लग जाएगा। कौन से केस के अंदर, टाइम स्लाइस उसका इंक्रीज अगर मैं कर दूं तो, समझ में आई, है ना। टाइम स्लाइस अगर मैं इंक्रीज कर दूं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में तो वो कैसे धीरे धीरे कैसा बन जाएगा, वो लाइक अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसा मेरा बन जाएगा। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया हैं जो हमको ध्यान रखने हैं।
चलिए गाइज, आज के लिए तो सेशन इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी हम कल के सेशन में कंप्लीट करते हैं जो हमारे 1-2 टॉपिक्स बच रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।